नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक ब्लास्ट रेडियो पर। मैं हूं साहिल और मेरे साथ हैं इकबाल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया और अब बारी है इंग्लैंड की हारने की। चलिए माफ़ कीजिएगा अगर कोई नाराज़ हुआ तो, पर टक्कर जो है वो बहुत बढ़िया होने वाली है। भारत में ये सीरीज़ है, भारत और इंग्लैंड के बीच में शुरू होने वाली है 5 फरवरी से, जिसमें 4 टेस्ट मैचेस होंगे, 5 वनडे मुकाबले हैं और 5 T20 मुकाबले हैं और 3 वनडे मुकाबले हैं। तो अब मेरे साथ इकबाल हैं और हम, क्योंकि अब इकबाल भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज शुरू होने वाली है, तो क्यों ना कुछ ऐसे मुकाबलों की बात की जाए शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी सीरीज हुई हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में। क्या टक्कर रही, क्या रोमांचक लम्हे रहे थे, या जो भी आप डिटेल शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों के साथ, हमारे श्रोताओं के साथ, तो कीजिए। बिल्कुल। देखिए, इंग्लैंड और भारत के बीच सीरीज़ जो है हमेशा बड़ी दिलचस्प रहती है। और जब हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ अभी अभी जीते तो केविन पीटरसन ने ये कह दिया कि साहब ठीक है, जश्न मनाइए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से जश्न मनाइए, क्योंकि बहुत जल्द जो है इंग्लैंड की टीम इंडिया आने वाली है। तो शायद वो बहुत ज़्यादा दिनों तक आपका जश्न जो है चलेगा नहीं। अब देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे ही कुछ बातें कही गई थी जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी साहिल, और हमने वहां पर क्या किया। हालांकि ये बहुत एक तरह से लाइटर मोड में ये बात कही है केविन पीटरसन ने, कोई बहुत सीरियस उन्होंने विश्लेषण नहीं किया है जिस तरीके से माइकल वॉन ने किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। तो हम इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज़ अब तक हुई हैं इतिहास में, उसका जिक्र करने के लिए यहाँ पर हैं। दरअसल 15 मरतबा ऐसा हुआ है साहिल, जब भारत और इंग्लैंड के बीच जो है इंडिया में टेस्ट सीरीज़ खेली गई हैं। और उसमें से हम लीड कर रहे हैं 7-5 से, यानी कि 7 मरतबा हम टेस्ट सीरीज इंडिया में जीतने में कामयाब रहे हैं। और 5 बार ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड की टीम ने हमें हमारे घर में हराया है। और 3 टेस्ट सीरीज ऐसी रही हैं जो हम ड्रॉ कराने में कामयाब रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। जी, तो चलिए बढ़िया है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो 7-5 से जो हमने बढ़त ले रखी है भारत में, जितनी श्रृंखलाएं हुई हैं, वो इस बार 8-5 हो जाए। तो बाकी और भी जितने आपके पास रोमांचक भरे स्टैट्स हैं इकबाल, शेयर कीजिए। देखिए, ज़रूर इस बार जो है 8-5 हो जाएगा साहिल, क्योंकि जिस तरीके से हम कॉन्फिडेंस में हैं, जिस तरीके का हमारा इस वक्त हाव भाव है, और जो जिस सातवें आसमान पे हम चल रहे हैं, और जैसे इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही है श्रीलंका में, सिर्फ जो रूट को छोड़ दीजिए तो बाकी के प्लेयर्स जो है बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनके स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की थी पहले टेस्ट मैच में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि जो अभी 7-5 है वो 8-5 हो जाएगा। दरअसल 1933-34 में जो है पहली बार इंग्लैंड की टीम भारत आई थी, और वहाँ पर उन्होंने हमें 1-0 से हरा दिया था। इसके बाद आज़ादी के बाद इंग्लैंड की टीम भारत आई 1951-52 में। वहाँ पर हम पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए थे। आई थिंक वो मैच चेन्नई में था, जहाँ पर हमने उनको पारी और 8 रन से हराया था। वो इतिहास का पहला मौका था। और इकबाल, इस बार भी पहला टेस्ट मैच जो होने वाला है वो चेन्नई में ही है। जी बिल्कुल। जी। और चेन्नई की यादें बड़ी खास हैं, जी। आपको मालूम है चेन्नई में हमने बहुत कारनामे किए हुए हैं। जो लास्ट टेस्ट सीरीज भी खेली गई थी, उसका शायद आखिरी टेस्ट मैच चेन्नई में ही खेला गया था, जिसमें करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी। आई गेस वो टेस्ट मैच चेन्नई में था, हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चेन्नई था शायद, या फिर बैंगलोर, चेन्नई या बैंगलोर में से चलिए, एक था। कहीं एक तो था, लेकिन उस पर हम चेन्नई था जी, हाँ, चेन्नई था ये टेस्ट मैच जो है। तो चेन्नई से काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। इसके बाद अगर बात करें हम, तो 1961-62 में जो है सीरीज हुई, जहां पर हमने पहली बार अपने घर पर जो है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती। वहां पर हमने 2-1 से जो है इंग्लैंड की टीम को मात दी थी। इसके बाद 1963-64 में इंग्लैंड की टीम आई, वहां पर 5 टेस्ट मैचेस हुए थे साहिल, और पांचों ही टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुए थे। ओह। एक भी टीम जो है कोई टेस्ट मैच जीत नहीं पाई थी। इसके बाद जो है 1972-73 में इंग्लैंड की टीम फिर भारत आई थी। वहाँ भी हमने उनको पीटा था 2-1 से। 5 टेस्ट मैचेस की वो सीरीज़, उस टाइम पे ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ जो है वो 5 मैचेस की ही हुआ करती थी। तो वहाँ भी हमने उनको जो है 2-1 से हराया था। फिर 1976-77 में इंग्लैंड की टीम ने हमें हराया था 3-1 से। 1979-80 में इंग्लैंड की टीम फिर जीतने में कामयाब हुई थी, 1-0 से वो टेस्ट मैच जीती थी। 1981-82 में भारत ने बदला लिया, 1-0 भारत जीता था। 1984-85 ये वो सीरीज़ है, जो हमारे क्रिकेट के जानकार हैं वो जानते होंगे, मोहम्मद अजहरुद्दीन की डेब्यू सीरीज़, जो कि काफ़ी कमाल की सीरीज़ रही थी। 3 लगातार टेस्ट सेंचुरीज उन्होंने बनाई थी और सनसनी फैला दी थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक नया नाम, एक नया सितारा भारतीय क्रिकेट टीम को मिला था। लेकिन वो सीरीज़ हम 2-1 से
हार गए थे। बावजूद इसके कि भी अजहर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी, इसीलिए कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता साहिल। और इकलौता खिलाड़ी कितना ही अच्छा कर ले, वो टेस्ट सीरीज या टेस्ट जी मैच जी तो नहीं जिता सकता। वनडे T20 जरूर आपको जिता देगा, लेकिन टेस्ट मैचेस में आपको कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो है देना बहुत जरूरी होता है, तभी आप जीत पाते हैं। 1992-93 में जो है टेस्ट सीरीज हम जीतने में कामयाब रहे थे, 3-0 से हमने उनको हराया था। 2001-2 में जो है हम फिर से टेस्ट सीरीज जीते थे 1-0 से। 2005-6 में जो है टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही थी, यस 1-1 से वो टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी टीम जो है ड्रॉ कराने में कामयाब रही थी। 2008-9 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने उनको 1-0 से हराया था। जी। और इकबाल, अभी तक की तो आपने जितनी सीरीज बताई जो ये भारत में हुई है, अब जो बाकी का जो स्टैट्स आप शेयर करने वाले हैं, उसमें मैं हमारे दर्शकों और श्रोताओं से भी कहूँगा कि आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पहले जितनी भी डिटेल्स शेयर की इकबाल ने, तो उसमें हीरोइक परफॉर्मेंसेस अगर आप भी कमेंट करके बताएं तो हमें मज़ा आएगा। लेकिन अगली जो दो सीरीज़ के बारे में आप बताने वाले हैं इकबाल, 2012-13 और 2016-17 का, उसमें तो आपको डिटेल में जाना ही पड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत रीसेंट है, बहुत नज़दीक है और हमारी मेमोरी के बड़े बड़े करीब है, तो ऑब्वियसली हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको स्कोर लाइन बता दें कि 2012-13 में इंग्लैंड की टीम ने हमें हराया था 2-1 से, और 2016-17 में हमने उनको हराया था 4-0 से। मतलब कमाल की परफॉर्मेंस हमारी रही थी, और अब जाकर के हम 2021 में फिर से इंग्लैंड के रूबरू होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने इकबाल। और जो सीरीज़ हुई जो पिछली 2012-13 या 16-17 में हम लोगों ने खेली, भारत और इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज़ हुई, उसमें जो आपको तो याद ही होगा करुण नायर की वो परफॉर्मेंस, और भी कई खिलाड़ी थे, उनके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इकबाल? जी बिल्कुल, देखिए 2012-13 वाली जो सीरीज थी वो चेतेश्वर पुजारा के लिए काफ़ी खास थी। जी जी पहले 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी। हालांकि वो टेस्ट सीरीज हम हारे थे, लेकिन याद कीजिए अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच खेला गया था और उसमें उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी, और इसके बाद उनकी सेंचुरी भी आई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो टेस्ट सीरीज हम हार गए थे, वो इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब हुई थी। एलिस्टर कुक और केविन पीटरसन, ये दोनों जो है काफ़ी ज़बरदस्त खेले थे, और लगातार उन्होंने कंसिस्टेंटली जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम से वो सीरीज़ जीती थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो चेतेश्वर पुजारा का जो है आगमन हो गया था साहिल, भारतीय जी क्रिकेट में उन्होंने दस्तक दे दी थी। जी हाँ। और जैसा कि आपने बताया कि अहमदाबाद में वो टेस्ट मैच था इकबाल, जो भारत और इंग्लैंड के बीच में था, जब पुजारा के लिए बहुत अच्छी सीरीज रही थी। और इस बार भी आपको बता दें दोस्तों कि पहले 2 मुकाबले जो हैं वो चेन्नई में हैं, और अगले 2 मुकाबले टेस्ट मैच के जो हैं वो हैं अहमदाबाद में। तो चेन्नई और अहमदाबाद हमारे लिए दोनों ही बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं इकबाल। बिल्कुल, देखिए चेन्नई में तो जैसा हमने जिक्र किया कि 2016-17 की जो सीरीज थी उसका आखिरी टेस्ट मैच चेन्नई में खेला गया था, और वहाँ पर लोकेश राहुल ने 199 बनाए थे, आ, और करुण नायर ने 300 प्लस रन स्कोर किए थे, और वो मैच भी भारतीय टीम जो है जीतने में कामयाब रहा था। पहला एकमात्र टेस्ट मैच था जब इंग्लैंड की टीम उस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब हुआ था। इसके बाद कंसिस्टेंटली वो टीम गर्त में जाती रही, और जी जी लगातार 4 टेस्ट मैचेस जो है वो हार गई थी। चेतेश्वर पुजारा का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा था शुरुआती टेस्ट मैचेस में, विराट कोहली ने भी डबल सेंचुरी जी बनाई हाँ। थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो हमने जो है बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली थी 2016-17 की सीरीज में साहिल। बिल्कुल सही बात। और वो उस मुकाबले में 750 से भी ज़्यादा रन भारत ने बनाए थे, और डिक्लेयर करना पड़ा था, भारत की टीम ऑल आउट नहीं हुई थी। और कितना दुखी हुए थे सभी लोग जब केएल राहुल 199 पर आउट हो गए थे। तो इस बार उम्मीद करते हैं अगर उनको मौका मिलता है, और जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं, हम उम्मीद करेंगे इस बार भी हम ये श्रृंखला जीतें, और ये जीतनी भी चाहिए, क्यों नहीं। बिल्कुल, भारतीय टीम ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मुझे लगता है कि बहुत चांसेस हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ भी हम अपनी सीरीज़ को जीतेंगे, क्योंकि हम अपने घर पे खेल रहे हैं, और अभी हमारे जो प्लेयर्स इंजर्ड थे वो भी अब वापस आ गए हैं, तो डेफिनेटली भारतीय टीम इसमें फेवरेट है। बिल्कुल सही बात। और इकबाल, क्योंकि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जहां फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद मिलती है, वहीं अब भारत में ये सीरीज़ खेली जाने वाली है, और चेन्नई और अहमदाबाद में ये मुकाबले हैं, टेस्ट मैचेस जो हैं। तो क्या लगता है, आप कोई पिछली टीम से कोई बदलाव देखते हैं? आप कोई स्पिनर एक्स्ट्रा के साथ खेलना चाहेंगे, या फास्ट जो अभी जिस तरह की टीम चलती रही है पिछले मुकाबलों में जो हमने देखी, क्या उसी टीम के साथ आप यहाँ चलना चाहेंगे? नहीं, कुछ चेंजेस तो होंगे। देखिए 2 स्पिनर्स तो भारतीय टीम की तरफ से खेलेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी अब टीम में आ गए हैं। तो 2 फास्ट बॉलर,
एक ऑलराउंडर के रूप में आपके पास पांड्या होंगे और 2 स्पिन गेंदबाज। ये 5 गेंदबाजों की रणनीति के साथ मुझे लगता है कि स्टिक करना चाहिए भारतीय टीम को, और यही मेरे ख्याल है सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन भी रहेगा। और इकबाल, क्योंकि विराट कोहली की वापसी भी होगी, अब वहाँ पे आप मयंक अग्रवाल को एक मुकाबला खेलने को ज़रूर मिला, लेकिन विराट कोहली जब वापस आ ही जाएंगे तो उनकी जगह उनको, मतलब ऑब्वियसली उनकी जगह तो बनेगी, लेकिन किसको बाहर बैठना पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, अगर हम लास्ट टेस्ट मैच की बात करें, ब्रिस्बेन टेस्ट की हम बात करें, तो मयंक अग्रवाल को खिलाना पड़ा था वहां पर, तो जी, जी, ऑब्वियसली जी। मयंक अग्रवाल जो है वो वो तो बाहर बाहर, बैठेंगे। जी हाँ। शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा आएंगे, 4 पर कोहली, 5 पर अजिंक्य रहाणे आएंगे। इसके बाद हार्दिक पांड्या, फिर ऋषभ पंत, या ऋषभ पंत को आगे फिर पांड्या, जहां आपको मर्जी आप कर लें। इसके बाद फिर जो है हमारे रविचंद्रन अश्विन। तो इस तरह से हमारी बैटिंग ऑर्डर होनी चाहिए। तो 2 फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं, 2 स्पिन गेंदबाज। मुझे लगता है कुलदीप यादव को इस बार भारतीय टेस्ट जो सीरीज होने वाली है, इसमें भारतीय टीम में जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनको नहीं खिलाया हमने। जडेजा चोटिल हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी इतनी बढ़िया फॉर्म में है, इतना जबरदस्त फॉर्म में है, तो मुझे लगता है कि कप्तान टेम्प्ट होंगे, बैटिंग को भी थोड़ा सा वो प्लस देंगे। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या कुलदीप यादव को खिलाएंगे या फिर वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन जाएंगे। लेकिन क्योंकि दोनों एक तरह के गेंदबाज हैं, दोनों ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 ऑफ स्पिनर के साथ भारतीय कप्तान जाना चाहेंगे। वेरिएशन रहेगा, कुलदीप यादव को लेकर के आएंगे लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज के रूप में, और अश्विन संभवतः जो है ओपन करेंगे, मतलब भारतीय टीम की तरफ से जो है जी, वो जी, जी। पहली चॉइस होंगे। जी हाँ, और अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें इकबाल, तो मोहम्मद सिराज ने जो परफॉर्मेंस दी है, अब उनको अगर बाहर बिठाएंगे तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ईशांत शर्मा फिट हो जाते हैं और अगर वो वापस आ भी जाते हैं, तो फिर आप किस गेंदबाज को, क्योंकि मुझे लगता है कि ईशांत शर्मा अगर फिट हो जाते हैं, वापस आते हैं, तो उनकी जगह बननी तय है। क्या आपको ऐसा लगता है? ये एक बहुत जबरदस्त हेडेक है भारतीय टीम के लिए। एग्जैक्टली। क्योंकि आप देखिए, ईशांत शर्मा सिलेक्शन हो चुका है उनका, जसप्रीत बुमराह टीम के साथ हैं, तो ऐसी सूरत में 3 फास्ट बॉलर अगर आप नहीं खिलाते हैं, तो आप किन 2 को चुनेंगे? बुमराह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जाहिर सी बात है आप उनको खिलाना चाहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां पर रोटेशन पॉलिसी आएगी, और बुमराह क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल करके आए हैं, थोड़ी इंजरी की भी उनको प्रॉब्लम रही है, तो शायद वो स्टार्ट ना करें। जो चेन्नई टेस्ट मैच है वहां पर बुमराह शायद ना खेलें, ईशांत शर्मा और सिराज जाएं, या फिर सिराज माफ कीजिएगा, ईशांत और बुमराह जाएं, सिराज को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, फिर अगले टेस्ट मैच में हो सकता है सिराज को लेकर के आए। तो इस तरह की कुछ रोटेशन हमें फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जरूर देखने को मिलेगी। और मुझे मुझे ऐसा लगता है इकबाल कि अगर हम पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज को अगर रेस्ट देते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल उठेंगे लोगों के मन में, या मीडिया की भी बात की जाए, कहीं भी पूरे भारत में लोग, मुझे लगता है, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे कि यार इस गेंदबाज ने 5 विकेट हॉल लिया, टीम को इतनी अच्छी जीत दिलाई, उसके बाद भी इसको बैठना पड़ रहा है। क्या ये चीज़ जो आपने कही, क्या ये लोग समझ पाएंगे आसानी से? देखिए, हमें समझना पड़ेगा, अब हम उस दौर से आगे निकल आए हैं, क्योंकि अब हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी हो गई है कि अब एक एग्जाम्पल होगा ये जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए, कि साहब आप एक सीरीज में हीरो बन करके भी लौटेंगे ना, तब भी इतना जबरदस्त कंपटीशन होगा कि आप रिलैक्स नहीं हो सकते। आपकी गारंटी नहीं है कि आप 11 के अंदर फीचर करेंगे। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज की शुरुआत है, मुझे लगता है इसको पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए एज अ फैन। जी बिल्कुल सही बात। और चलिए, अब ये तो कि हमने भारत की बात इकबाल, अब जल्दी जल्दी फटाफट हम इंग्लैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी इंग्लैंड और श्रीलंका की सीरीज चल भी रही है, वहाँ जैसा आपने बताया कि जो रूट को छोड़कर बाकी सब लोग फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो अपने होम ग्राउंड में तो इंग्लैंड किसी को जीतने देता नहीं है, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि इंग्लैंड के सामने कोई टीम जीत जाए। और एशेज की बात करें तो पिछली सीरीज जो हुई थी, जब बेन स्टोक्स ने इतने शानदार तरीके से अपनी टीम को जीत दिलाई थी, तो ऐसी क्या कमी रह रही है, या ऐसे क्या बदलाव हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए भी, या आपको क्या लगता है इंग्लैंड की क्या अप्रोच रहेगी? क्योंकि जिस तरह से वो अभी खेल रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ भी, कुछ मज़ा तो आ नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए, आज जो रूट को छोड़ दीजिए, बेन स्टोक्स को छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े थ्रेट के रूप में आपको कोई नज़र नहीं आएंगे। सबसे कमज़ोर चीज़ ये है कि उनके जो 2 ओपनर्स हैं, डोमिनिक सिबली और जैक क्रॉली, ये दोनों इनएक्सपीरियंस्ड हैं।
बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, और श्रीलंका में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके बाद एक उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आए हैं डैनियल लॉरेंस के रूप में। अच्छे बैट्समैन नज़र आते हैं, वो टेक्निकली भी काफ़ी साउंड नज़र आते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ उनकी टांगें चलती है, ये हमने देखा श्रीलंका में। बट वो अभी नए हैं। भारतीय अनुभवी स्पिन गेंदबाजी के सामने या फास्ट बॉलिंग के सामने वो कितना खेल पाएंगे, ये बहुत दिलचस्प रहेगा देखना। बट बहुत कुछ दारोमदार जो है जो रूट और बेन स्टोक्स के ऊपर रहेगा। इसके अलावा एक आधा प्लेयर और आप ऐड कर सकते हैं इस श्रेणी में। जॉस बटलर हो गए, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक मैच का काया पलटने की क्षमता रखते हैं। बट स्टिल मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम जो है कंप्लीट नहीं है। 2-3 प्लेयर ही हैं ऐसे जो कि उनको संभाल सकते हैं। बाकी अगर हम उस चीज़ को रिपीट ना करें कि हमने एक दौरे पे एक भूत पैदा करना होता है, अगर इस चीज़ से हम बच जाएं तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट सीरीज हम आसानी से जीत पाएंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट। जी हाँ, बिल्कुल आपको भी ऐसा लगता है और हमें भी ऐसा लगता है, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं को भी ऐसा ही लगता होगा। और जिस खिलाड़ी की आपने बात की इकबाल की, जो टांगे चलती हैं जिनकी, वो पता चले उनकी टांगे चलती चलती ऐसी टूटती हुई टांगे बन जाए कि वो पता नहीं फिर खेल पाए ना खेल पाए। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ इकबाल थे, मैं हूँ साहिल, और बिहाइंड द कैमरा हैं सत्यम, और वो सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। जो आप अलग अलग एंगल्स देख रहे हैं ना, उनका इसमें बहुत बड़ा आता है। तो चलिए जाते जाते हम आपसे अब अलविदा लेते हुए कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो हम लेते हैं गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।